दोस्तों, जनमंच के प्लेटफार्म पे फिर से एक बार आपका स्वागत है। 1857 के जन विद्रोह, आज़ादी की लड़ाई कहो, उसके बारे में जो हमने सीरीज शुरू की थी, उस सीरीज के आखिरी पड़ाव में, आखिरी पायदान पे हम पहुंच चुके हैं। डब्बावाड़ी से, अम्बाड़ा से शुरू करके अम्बाड़ा पानीपत होते हुए, मेवात होते हुए, दिल्ली पे बात करते हुए, हम हिसार, अहिरवाल पूरा इलाका लेते हुए, हिसार में हम पहुँचते हुए हम सिरसा और डब्बावाड़ी तक हम पहुँचे हैं। उसके बाद कौन सी रियासतें अंग्रेज़ों के साथ खड़ी थी, कौन सी रियासतें अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ रही थी, तो ये इस सीरीज़ का आखिरी हमारा वीडियो रहेगा। डॉक्टर महेंद्र सिंह, जो डीएन कॉलेज से प्रोफेसर है, नेशनल लेवल पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बहुत इन्होंने काम किया है। बुक्स इनकी इतिहास पे छपी है। 1857 के बारे में भी इनकी बुक्स छपी है, प्रकाशित हुई है। ये हमारे साथ पहले दिन से जुड़े हुए हैं। तो आखिरी हमारा इस सीरीज़ का वीडियो है, तो हम विशेष धन्यवाद करते हैं कि इस दौर में इतिहास को तार्किक तौर पे, वैज्ञानिक तरीके से आज हमारे सामने रखना, आने वाली नई पीढ़ी के सामने रखना, क्योंकि जो इतिहास है, इतिहास का मूल्यांकन ही ईमानदारी से किया जाए तो भविष्य को बनाता है। तो डॉक्टर साहब, आपका विशेष धन्यवाद है जनमंच की तरफ से कि लगातार आप जुड़े हुए हो, और ये काम बहुत अपने आप में ही मुश्किल था। मेरी ओर से भी आपका धन्यवाद भी और स्वागत भी। और मैं इसलिए आप लोगों के साथ नियमित तौर पर जुड़ा रहा, हालांकि बीच बीच में थोड़ा सा समय की और मजबूरियां रही, लंबा चला। और मुख्य कारण ये भी है कि जैसे जैसे हम समय के साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं, हमारा अध्ययन का, अध्यापन का तरीका बदल रहा है। आज किताबों की संस्कृति से लोग थोड़ा थोड़ा पीछे हट रहे हैं, या फिर ये लगाओ कि जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है उसकी सूचनाओं पर केंद्रित हो रहे हैं। तो ऐसे में ये सोच कर कि यदि हम 1857 से संबंधित जानकारी किसी भी रूप में प्रिजर्व कर लें, बचा लें, सुरक्षित कर लें, तो क्योंकि एक बार कोई चीज़ सिस्टम की पकड़ में आ जाती है तो वो चीज़ दीर्घकालिक हो जाती है। तो इसलिए मैं आपको इसके लिए मुबारकबाद दे रहा हूँ कि आपने कम से कम एक सीरीज़ को शुरू करके उस मोड़ तक ले जाने का प्रयास किया। और ये एक किस्म से मानिए कि सीरीज़ आने वाले समय में हरियाणा की सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा बनेगी, और सीमाएं रहती है हर एक की। मैंने तकरीबन 60,000 फाइलें देखकर 1857 पे काम किया, तो उसके बाद ये फाइंडिंग है। और कभी समय और स्थितियों ने मौका दिया, हो सकता है अभी भी बहुत सी फाइलें हों, मैं वहाँ तक नहीं जा पाया हूँ, तो वो कभी देखेंगे तो हो सकता है फिर और सीरीज का संभावना बने। और जो आज हम निष्कर्ष निकाल रहे हैं, हो सकता है आने वाले समय में हमारे निष्कर्ष बदलें, क्योंकि कोई भी इतिहास अंतिम नहीं होता है, और जो जिस समय देखा जाता है वो उस समय और उस युग की ज़रूरत होता है। तो इसलिए हम इसको इस दृष्टिकोण से समझें तो ज़्यादा बेहतर है। तो डॉक्टर साहब, इतिहास की हमने बातचीत की है। 1857 की क्रांति में आम जन लड़ रहा है, तभी इसको जन विद्रोह कहा गया है, जबकि इतिहास को दूसरे तरीके से पेश किया गया अंग्रेजों के द्वारा कि ये तो सिर्फ इसलिए सैनिक विद्रोह था, चर्बी के कारतूस न होते तो सैनिक विद्रोह नहीं होता। और जो एक अफवाह थी कि गाय का मांस के वो चर्बी के कारतूस है या सूअर का मांस है, इसलिए मुस्लिमों ने और हिंदू सैनिकों ने विद्रोह किया, जबकि ये जन विद्रोह था। उसमें हमने पूरी बातचीत की है। उस दौर में रियासतें जो थी उनका क्या अलग अलग, क्योंकि पहले भी रियासतों का जिक्र आया है, तो पर्टिकुलर अलग अलग रियासतों का क्या रुख था और उनके अपने क्या हित थे जो वो अंग्रेजों के समर्थन में गए, या अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाले जो रियासतें थी उनका अपने आप में क्या था। जब हम 1857 के भारत की बात करते हैं या हरियाणा की बात करते हैं, उस समय हमें ये समझ के चलना पड़ेगा कि दो तरह का इलाका है, भारत के संदर्भ में भी और हरियाणा के संदर्भ में भी। एक वो जो डायरेक्ट अंग्रेजी राज के अधीन है,
और एक वो जो राजाओं के या रियासतों के अधीन है। तो क्योंकि हम हरियाणा पर केंद्रित कर रहे हैं, हरियाणा में अंग्रेजी राज की शुरुआत, जैसा कि पहले भी बताया था, वो 1803 में होती है। 5 ज़िले 1803 में आते हैं, 2 ज़िले 1809 में आते हैं। तो हरियाणा में जो रियासतों की बनने की प्रक्रिया है वो तकरीबन 1740 के आसपास प्रारंभ होती है, और यहाँ पर 40 से ज़्यादा रियासतें हरियाणा में बनती हैं, और उनमें कुछ बहुत छोटी भी थी, हो सकता है वो 4-5 गाँव की हों, कुछ थोड़ा बड़ी भी थी, क्योंकि हरियाणा वास्तव में वो छोटा सा इलाका है। तो यहाँ पर भी 40 रियासतें होना या 40 से ऊपर रियासतें होना मतलब रखती हैं। तो ऐसे में बहुत संक्षेप में ये बात कर रहा हूँ कि जब 1803 से 1857 के बीच की बात करते हैं तो ज़्यादातर लोग ये कहने की कोशिश करते हैं कि यहाँ की रियासतें पहले दिन से अंग्रेज़ों के साथ थी। ऐसा नहीं है। कुल मिला के छोटे बड़े विद्रोह 36 विद्रोह हरियाणा में भी हुए हैं, और उन 36 विद्रोह में से 21 विद्रोह रियासतों के द्वारा हुए हैं। मेन रियासतों के शासकों को पहले दिन से लगता था कि जो अंग्रेजी राज है वो उनके भी हितों के खिलाफ है, और अल्टीमेट उन्होंने अपनी रियासत, अपनी प्रजा, अपने लोग बचाने का प्रयास किया। क्योंकि ये बात मैंने पहले भी कहा था, समझने की ज़रूरत है। किसी एक राजा की रियासत को छीनने का जो लोग सीधा सा मकसद लेते हैं कि राजा की गद्दी गई या उसका परिवार गया और उसका कोई बहुत ज़्यादा रेलिवेंस नहीं होता, जबकि सच ये है कि राजा की गद्दी अपने आप में बहुत बड़ी बात नहीं है। राजा की राजधानी, राजा की सेना, राजा के काम करने वाले लोग, राजा के मंत्री, राजा के संतरी, या फिर राजा जो कला और संस्कृति के विकास की बात कर रहा है, अलग अलग जगह पे धर्मशालाएं बना रहा है, कुएं खुदवा रहा है, इलाज के लिए ज़रूरत की चीज़ें कर रहा है, ज़रूरतमंद लोगों को भोजन और वो चीज़ें उपलब्ध करा रहा है, तो वो चीज़ें नकारी नहीं जा सकती हैं। वो भी प्रभावित होगी, बिल्कुल प्रभावित होती हैं। कि नया जो राजा आएगा, नई जो सत्ता आएगी, उसके अपने नियम होंगे। बिल्कुल। मेन बात ये है कि हम इन चीज़ों को इस दृष्टिकोण से कभी नहीं देखते हैं। तो 1857 में जब हम बात करते हैं तो अंग्रेज 1849 में फाइनली जब पंजाब को उन लोगों ने जीत लिया था, तो इस इलाके में बहुत गहरी पकड़ हो गई थी, और गहरी पकड़ होने के कारण जो सिस्टम है वो पूरी तरह से इतनी मजबूती से शिकंजे में आ गया था कि उसके खिलाफ बगावत के ज़्यादा रास्ते नहीं थे। और ख़ासकर जो डलहौजी का काल है उसके दौरान सड़क का आना, डाक का आना, टेलीग्राम का आना, तार का आना, वो और रेलवे का आना, वो सारी वो चीज़ें थी जिसने उस प्रशासन तंत्र को बेहद मजबूत कर दिया था। तो ऐसे में जो हरियाणा की रियासतें हैं उन्होंने 1857 को बहुत करीबी से देखा, और वहीं से हम भूमिका की शुरुआत करते हैं। तो ऐसे में दिल्ली में घटनाक्रम हो गया, और 11 मई को दिल्ली पर बहादुर शाह जफ़र का कब्जा हो गया। तो ऐसे में बहादुर शाह जफ़र की ओर से जो फरमान जारी किए गए और जो आदमी भेजे गए फरमान को लेके, वो तकरीबन हर रियासत के पास गए, और उस फरमान में राजा ने या बहादुर शाह जफ़र ने यही अनुरोध किया था कि हम मिलजुल कर शासन चलाएंगे, और पहली बात तो हम किसी के खिलाफ है नहीं, और यदि किसी छोटे मोटे बात को लेके हमारे बीच में अंतर है या मतभेद है, उसको हम आपस में सुलझा देंगे। और बहादुर शाह जफ़र तो यहाँ तक कहता है राजाओं का सहयोग लेने के लिए कि आपको
गंगा, गीता, गाय और तुलसी की कसम, यानी देखिए शब्द प्रयोग कर रहा है वो, गंगा, गाय, गीता और तुलसी की कसम, और मैं कुरान की सौगंध खा के ये कहता हूँ, यानी उनको भी दे रहा है और खुद भी ले रहा है कि मैं कुरान की सौगंध लेके कहता हूँ कि इस देश की मिट्टी और जर्रा जर्रा उससे हमारा वास्ता है, और एक बार अंग्रेजी सत्ता को हम यहाँ से निकालने में कामयाब हो जाएं, फिर हम अपनी व्यवस्था स्थापित कर लेंगे। तो ऐसे में बहुत कम राजा थे या रजवाड़े थे या लोग थे, उन्होंने समर्थन किया। जैसे बल्लभगढ़ का राजा है, उसने खुला समर्थन किया, राजा नाहर सिंह ने, और जज्जर के नवाब जो है अब्दुल रहमान खान ने जो है खुला समर्थन किया। फरूक नगर के गुलाम अली जो अहमद हैं, उन्होंने समर्थन किया। इसी तरह से बहादुरगढ़ रियासत के प्रमुख थे, उन्होंने समर्थन किया। और ये रानिया का पदस्थ नवाब, उसने समर्थन किया, और राव तुलाराम ने भी, क्योंकि उसकी भी अपनी जागीर थी, उसने भी समर्थन किया। बाकी कुछ ऐसे लोग थे जो टाल मटोल पे भी थे। शुरुआत में उनको लग रहा था कि अंग्रेजी राज मौका देख रहे थे कि रह भी सकता है, ऊंट किधर बैठेगा, किस करवट बैठेगा। उसमें कुंजपुरा का था नवाब, उसमें जींद वाला भी था, उसमें छछरौली वाला भी था, बुढ़िया वाला भी था। इन्होंने शुरुआत में 10-15 दिन डबल रोल अदा किया कि देखते हैं, लेकिन जैसे ही अंबाला पे कब्जा हो गया, करनाल में छावनी बनाने में कामयाब हो गए, तो फिर इन लोगों ने पलटी मारने में भी देर नहीं लगाई। और इनमें से जो ये 4-5 हैं, ये खुलकर विरोध में रह गए, जिनमें जज्जर, बल्लभगढ़, बहादुरगढ़ और फरूक नगर, रानिया और राव तुलाराम, इन्होंने तो जो है सीधा सा अंग्रेजों के खिलाफ आ गए। बिल्कुल अंग्रेजों के खिलाफ बगावत का रास्ता अपनाया और बातें खुली रखी। लेकिन एक बात जरूर इन लोगों के भी पार्ट पे गरिमापूर्ण है कि इन्होंने सत्ता को समाप्त करने का काम किया, प्रयास किया, और एक चीज़ का जरूर ध्यान रखा कि यदि किसी अंग्रेज ने दिल्ली से भागकर शरण मांगी और बच्चों को सुरक्षित भेजने की बात कही, तो इन्होंने इस बात का भी ध्यान रखा कि कम से कम ऐसे लोगों को हमने सत्ता समाप्त करनी है और उस तरह से टारगेट नहीं करना है। इवन राजा नाहर सिंह ने भी इस दिशा में बहुत सकारात्मक भूमिका अदा की, और जज्जर के नवाब की भूमिका थी। इवन हडसन जैसे आदमी को, स्कॉट जैसे आदमी को भी जज्जर के नवाब ने कुछ टाइम तक शरण दी, और उसको यह साफ कहा कि भाई मैं लंबे समय तक आपका साथ नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि लोग आपके खिलाफ हैं, आपको मैं अस्थायी तौर पर निकलने का रास्ता दे रहा हूं। तो ऐसे में इनका मानवीय पक्ष भी हमें समझ के चलना चाहिए। और हालांकि कुछ लोग उसकी जो है सेंस बहुत नकारात्मक भी लेते हैं, लेकिन क्योंकि मुझे सारे दस्तावेज जो इनके यहाँ से मिले, या इनके ऊपर आरोप या इनके ऊपर मुकदमा जो है उनकी कार्रवाई देखने का मौका मिला, तो बहुत साफ सुथरी भूमिका थी। तो ऐसे में उसको मानवीय पहलू के तौर पे देखते हैं। बिल्कुल, क्योंकि मान लीजिएगा कोई भी आपके ये पास सोनीपत के आसपास के गांव की बातचीत थी, जहां अंग्रेज अफसरों के बच्चे या महिला, उनको उस चौपाड़ में रखा था। ये राठदाना गांव की शायद, हाँ, तो वो भी एक मानवीय पहलू है लोगों का। वो मैंने पहले भी कहा था कि हरियाणा में ऐसा घटनाक्रम बहुत सामान्य हुआ है, सोनीपत में भी हुआ है, सिरसा में भी हुआ है, कि फैसला कर लिया कि भाई अंग्रेजों को मारना है, बच्चों और औरतों को नहीं मारना। उनको नहीं मारा और उनको चौपाड़ में ही रखा, उनको भोजन और ज़रूरतें पूरी कराई, और उनको यहाँ तक कि सिरसा वालों को पटियाला भेजा गया राजा के पास, और जो सोनीपत वाले थे इनको अंबाला भेजा गया, और मेवात के इलाके में और जो है अहिरवाल के इलाके से उनको अलवर भेजा गया। ये पक्ष का ध्यान रखा गया है। मानवीय पक्ष हमारे पूर्वजों का बिल्कुल जरूरी है, और इसको समझना इस दृष्टिकोण से भी मतलब रखता है कि इन लोगों को मालूम था कि भी चलिए ठीक है, आज हमारे पक्ष में परिस्थितियां हैं, लेकिन हमें
अन्याय का और उस जो पक्ष है उसका समर्थन नहीं करना है। सत्ता है, सत्ता परिवर्तन करना है, और यदि वो भाग जाते हैं, डर जाते हैं, तो हमें क्या दिक्कत है, हम अपनी सत्ता बना लेंगे। लेकिन जब उनको मौका मिला तो सब दुश्मन भी, उस दौर की बात करें, दुश्मन भी वो अंग्रेज पुरुषों को मानती, क्योंकि सत्ता में वो है। बिल्कुल उनके बच्चों को या उनकी जो पत्नियां हैं या उनकी बहन बेटियां हैं, उनको दुश्मन नहीं मान रहे यहाँ के लोग, कि वो सीधा लड़ाई में नहीं है, सीधा दमन में वो लोग नहीं शामिल हैं, सीधा दमन में भी नहीं है। और शायद बात लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं यहाँ पर एक अजीब सा प्रसंग आपसे डिस्कस कर रहा हूँ कि सिरसा के इलाके में और सोनीपत के इलाके में औरतों को और बच्चों को चौपाल में रखा गया, और चौपाल में रखा गया तो उनको खाने के लिए दिया गया। जब अंग्रेजी राज फिर से आ गया तो उन औरतों ने, सिरसा वालियों ने भी और सोनीपत वालों ने भी शिकायत की कि इन्होंने खाने के लिए हमें बच्चों की पोटी दी है, कि अब लो हमें हमारा जो धर्म या हमारा खान पान उसको जो है इन लोगों ने जानबूझ के डिस्टर्ब करने के लिए हमें पोटी खिलाई है। और 2 मुकदमे अलग अलग चले। सिरसा वाला जो मुकदमा है वो हिसार में चला, और सोनीपत वाला मुकदमा दिल्ली में चला। मैं ये बात बिल्कुल अलग उस पर कह रहा हूँ। तो जो हिसार में मुकदमा सिरसा इलाके का आया, और कि इन्होंने औरतों ने बयान दे दिया कि इन्होंने हमें खाने के लिए वो चीज़ दी, और उस जज ने जो है ज़्यादा उसका विश्लेषण किया नहीं, और औरतों के बयान को ठीक मान के और उनको जो है फांसी दे दी, कि आप लोग जो है ढोंग कर रहे थे औरतों को, बच्चों को रखने का, जबकि आपने उनको जो है उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाया और उनको खाने के लिए ऐसी चीज़ें दी। जो सोनीपत वाला था मुकदमा, वो थोड़ा अलग चला गया। जज के दिमाग में एक सवाल आया कि यदि जब ये अकेली औरतें थी, बच्चे थे, तो ये मार सकते थे, मार भी सकते थे, मार सकते यौन थे, शोषण की भी घटनाएं हो सकती थी जो नहीं दिख रही जब है। ये थे ही अकेला, और जब ये इनको रखना चाह रहे थे, जब ये बचाना चाह रहे थे, तो ये खाने के लिए ऐसी चीज़ क्यों देंगे। तो उसने जो है जो बंदी लोग थे उन लोगों को कहा कि चलिए ठीक है, मुकदमा तो हम सुनेंगे, और हम आपको ये दिखाना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपने इन औरतों को, जब ये आपके राठदाना में या लिबासपुर में रुकी हुई थी, आपने इनको खाने के लिए क्या दिया था। क्योंकि उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं, हम कर लेते हैं। तो उन्होंने क्या किया, चना जो है हमारे यहाँ होता था, बेसन पीसा हुआ था, और लस्सी गांव में होती थी, जो नॉर्मल खाना होता था, तो वो दिन में एक बार वो प्रयोग किया करते थे देने के लिए। तो वो बेसन और जो है लस्सी में बनाया, कड़ी अपने तो फेमस है, कड़ी बना के दे दी, और कड़ी देखने में वो वैसी होती थी जैसे कि बच्चों की पोटी होती है। तो अल्टीमेट क्या हुआ कि जज ने उनसे वो कहा कि आप बना के दो, और फिर उन औरतों को दिखाया कि जो आप खाया करती थी क्या इसी तरह की चीज़ थी। औरतों ने कहा हाँ इसी तरह की चीज़ थी। तो उन्होंने कहा चलिए ठीक है। अब अगली बार उन्होंने कहा कि यही चीज़ आपने अब इनकी आंखों के सामने बनानी है, औरतों के सामने। तो उनको कोई दिक्कत नहीं, उन्होंने क्या किया, वो बेसन लाए और चूल्हा जलाया, और उसके बाद वो कड़ी उनके सामने तैयार कर दी। तो औरतों को जज के सामने ये कंसेप्ट क्लियर हुआ कि जो खाने को मिली थी वो पोटी नहीं मिली थी, वो कड़ी थी अल्टीमेट। और वहाँ उन लोगों को ना केवल रिहा किया गया, बल्कि बाद में जो है औरतों ने उनको जो है उनके पक्ष में भी गवाहियाँ दी कि हाँ ये गलत नहीं थे। तो कई बार किसी चीज़ को असेस करने का जो तरीका होता है, जो एंगल होता है, वो बिल्कुल अलग हो जाता है। तो शायद हम बातचीत करते समय कहीं दूर निकल गए, लेकिन मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूँ कि राजाओं की जो भूमिका है उसका विश्लेषण करते समय भी कई बार हम अपना नज़रिया भी ठीक नहीं रख पाते हैं, इसलिए दिक्कत हुई। तो सीधे तौर पर मैं यहाँ पर आप लोगों से आपसे यही साझा करना चाहूँगा कि जो रानिया का नवाब है उसकी मैंने बात आपको कर ली कि उनको फांसी जो है फिरोजपुर में दे दी। और अहिरवाल में राव तुलाराम का किस्सा हमने पहले डिस्कस कर लिया। तो इसमें 4 प्रमुख रियासतें का जो उसके बारे में रियासतें, मैं उसी पे आ रहा हूँ। जो 4 प्रमुख रियासतें जिनके शासकों ने हिस्सा लिया
उनका मैं विशेष तौर पर जिक्र करना चाहूँगा। तो सबसे बड़ी जो रियासत है वो जज्जर की रियासत है, और जज्जर का जो शासक है अब्दुल रहमान खान है, और लगातार 11 मई से ही वो बहादुर शाह जफर के समर्थन में था। उसने खूब सेना भेजी, खूब रसद भेजी, खूब लोग गए, और बादली के मोर्चे तक की लड़ाई में उसने पूरा समर्थन किया। तो अल्टीमेट जब ये सारा का सारा घटनाक्रम हो गया और सारी की सारी चीज़ें क्लियर होगी, और फिर 20 सितंबर के बाद जो है फिर उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। तो जज्जर का जो नवाब है उसको गिरफ्तार किया गया जब उस कड़ी में, तो उसकी गिरफ्तारी जो है आई 18 अक्टूबर को। 18 अक्टूबर 1857 को उसकी 2 राजधानियाँ थी, एक छुच्छकवास और एक जो है जज्जर। तो उसको स्वयं हडसन ने गिरफ्तार किया, गिरफ्तार नहीं किया बल्कि उसको पहले ये कहा कि आपने मानवीय तौर पे हमारी मदद की, हमें शरण भी दी, हम आपके प्रति धन्यवाद करना चाहते हैं और हम आपसे भेंट करना चाहते हैं और आप मिलने आइए। और वो छुच्छकवास में उस आदमी की सोच देखिए, उसके दिमाग में भी कोई ऐसा सवाल नहीं, वो हाथी पे बैठ के आया, लाव लश्कर के साथ आया और कहा कि चलिए अब आपकी सत्ता स्थापित होगी, अलग बात है, और आप स्थापित हो रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उसको गिरफ्तार कर लिया गया, और गिरफ्तार करने के बाद फिर जो है लूट खसोट की गई जज्जर में, छुच्छकवास में और पूरे के पूरे इलाके में, और उसके बाद जो है उस व्यक्ति पर मुकदमा चला। मैं यहाँ पर ये बता देना चाहता हूँ कि दिल्ली के लाल किले में कुल 6 मुकदमे मुख्य रहे हैं, जिनमें से एक मुकदमा जो है वो बहादुर शाह जफर का रहा है, और 3 मुकदमे जो हैं वो हरियाणा के रहे हैं, ये 1857 से संबंधित, और चौथा मुकदमा बाबा राम सिंह का रहा है जो निरंकारियों से संबंधित है, और एक मुकदमा आज़ाद हिंद फौज का रहा है 5 नवंबर 1945 का। तो अल्टीमेट दिल्ली के लाल किले में बहुत कम मुकदमे और अलग तरह के रहे हैं। तो इसमें जज्जर के नवाब के खिलाफ जो मुकदमा रहा, वही जज, वही बोर्ड, वही ज्यूरी थी जो बहादुर शाह जफर की थी। ये बात मैं इसलिए शब्द कर रहा हूँ कि आप क्राइम की ग्रेविटी समझिए, उसकी गरिमा को समझिए, और अंग्रेज़ों का डर समझिए कि उस स्तर के व्यक्ति को गिरफ्तार करने के बाद इस तरह की कार्रवाई हुई, और उसके ऊपर 17 आरोप अलग अलग लगाए गए, और उसको फिर ये कहा गया कि आप अपनी ओर से गवाही दें या फिर इसके पक्ष में कुछ कहना चाहते हैं। उसने अपनी ओर से कहा, और अल्टीमेट उसको दोषी माना गया, और 23 दिसंबर 1857 को उसको फांसी दे दी गई। लाल किले के सामने, लाल किले के सामने मुकदमा लाल किले में रहा है, और फांसी जो है वो चांदनी चौक में दी गई है। तो ये हरियाणा क्षेत्र का लाल किले पे पहला मुकदमा है। उसके बाद दूसरी जो रियासत है वो राजा नाहर सिंह की है, बल्लभगढ़ की रियासत है, और मेवात के बीच में और दिल्ली में होने के कारण इसकी बहुत महत्ता थी। और दूसरा, मैंने पहले भी कहा था कि यमुना नदी में बाढ़ आई हुई थी, और जो मथुरा को आगरा को जोड़ने वाला रोड था वो बल्लभगढ़ के बीच से जाता था, और यहाँ राजा नाहर सिंह ने जो है उसको रोक दिया था, और हिंदू मुस्लिमों के सहयोग से, मेवातियों के सहयोग से पूरी की पूरी व्यवस्था को नियंत्रण में कर लिया था। और इसलिए अंग्रेज़ों ने 20 तारीख को जैसे ही बहादुर शाह जफर का सरेंडर हुआ, तो 23 तारीख को बल्लभगढ़ पे हमला कर दिया, और बल्लभगढ़ पे हमला करके राजा नाहर सिंह को बंदी बना लिया गया। और बंदी बनाने के बाद उसके यहाँ जो अलग अलग तरह के डॉक्यूमेंट आए, और उन डॉक्यूमेंट्स को जो है देखा, तलाशा, और फिर राजा नाहर सिंह को ये कहा गया कि आप जो है अपनी ओर से कुछ कहना चाहते हो तो क्लियर करें। इधर से जो राजा अब्दुल रहमान का मुकदमा है, ये दिसंबर के पहले सप्ताह में बाइंड अप हो गया था, और उसकी जो है 15 दिन बाद, जैसे 23 दिसंबर को उसको फांसी दी गई,
तो वही मुकदमा 2 दिसंबर को फिर राजा नाहर सिंह का उसी कोर्ट में चला, उसी वकील में, उसी सिस्टम से, उसको बहुत लंबा चौड़ा नहीं, और फिर उसके ऊपर भी वही मुकदमे और उसी तरह की धाराएं लगाई गई और बिल्कुल साफ अंदाज से राजा नाहर सिंह ने जो है अपनी बात कही और अल्टीमेट 2 तारीख को, 2 जनवरी को उसके ऊपर लगाए गए सारे आरोप उस व्यवस्था ने उसको दोषी ठहरा दिया और अल्टीमेट उसको 9 जनवरी को फांसी दे दी। 37 साल उम्र थी और उस दिन उसका जन्मदिन भी था, जिस दिन उसको फांसी दी, जिस दिन फांसी दी गई। और जानबूझकर उस दिन का ध्यान रखा गया कि इस व्यक्ति का जन्मदिन ही जो है मरण दिन होना चाहिए। और फांसी लाल किले के सामने, अब लाल किले के सामने चांदनी चौक पे दी गई। और अंग्रेजी रिकॉर्ड तो इस बारे में ज़्यादा नहीं बोलता है कि फांसी देने के बाद क्या हुआ, लेकिन एक 1927 में चांद पत्रिका है, उसका फांसी अंक है। फांसी अंक में इस बारे में डिटेल मिलता है कि जब इन लोगों को फांसियां दी जाती थी तो क्या करते थे कि अंग्रेज जो हैं वहाँ कुर्सियाँ लगाते थे, सिगरेट पीते थे और समय पहले से घोषित किया जाता था कि कल 8 बजे, 10 बजे, 4 बजे इस व्यक्ति को फांसी दी जाएगी। और फिर तमाशबीन अंग्रेज आते थे, फिर इस व्यक्ति को, जिसको भी फांसी दी जाती थी, उसको एक बैलगाड़ी पे नीचे, मतलब बिना किसी कुर्सी के बैठा के लाया जाता बंदी के रूप में, और फिर बाजा बजता उस व्यक्ति को उस तरह से लाने के लिए ताकि लोग देख सकें किस तरह से होता। और फिर उसके बाद एक दुकानदार को कहा जाता कि कुर्सियां लगाओ, और उसको पैसे नहीं दिए जाते थे और मजबूर करके उसको कुर्सियां लगवाई जाती और बाद में फिर उनको फांसियां दी जाती। तो और वो अंक ये कह रहा है कि फिर राजा नाहर सिंह की जो डेड बॉडी है वो परिवार को नहीं सौंपी गई, बल्कि उसके शरीर के टुकड़े किए गए, उसको बैलगाड़ी में लाद के ले जाया गया और उसके बाद फिर उसके उन टुकड़ों को गंदे नाले में फेंका गया। मतलब ऐसा चांद पत्रिका का जो फांसी अंक है वो क्लियर करता है कि क्या क्या स्थितियां इन लोगों के द्वारा की गई। तो फिर राजा नाहर सिंह का जो केस है वो इस तरह से इन लोगों ने बाइंड अप किया। और फिर फरूक नगर का जो नवाब है जो है गुलाम अली अहमद जो है उसका नाम है, तो उस आदमी को 3 नवंबर को बंदी बनाया गया। और 3 नवंबर को बंदी बनाने के बाद फिर राजा नाहर सिंह का केस बाइंड अप होने के बाद 2 जनवरी को फिर उस केस को आगे बढ़ाया गया। और आगे तो यूँ कहिए कि सिर्फ औपचारिकता ही बची थी और 17 जनवरी को उसको दोषी डिक्लेयर किया गया और फिर 23 जनवरी को उसको भी फांसी दे दी गई। इस दौर में कोई अपील नहीं है, कोई अपील का अधिकार नहीं है? नहीं, औपचारिकता सारी है, अपील की भी औपचारिकता है? अपील की नहीं है, सिर्फ ये है कि आप वकील कर सकते हो, अपनी ओर से कोई बात रख सकते हो, लेकिन जो कोर्ट है वो आर्मी की है और आर्मी के डिसीजन है और आर्मी की कोर्ट के खिलाफ आप कोई वकील नहीं कर सकते या ना वो अपील नहीं कर सकते। वो फाइनल ही है जो भी अल्टीमेट है, और वो पहले से फाइनल होता था कि हमें क्या पनिशमेंट इन लोगों को देनी है। तो अल्टीमेट इस तरह से हुआ और उसको भी 23 जनवरी जो है उसको फांसी दे दी गई 58 को। तो अल्टीमेट ये सारा कुछ था। तो बहादुरगढ़ का जो नवाब है उसके खिलाफ भी मुकदमा चला, वही कोर्ट रहा। और क्योंकि वो रिश्ते में बहादुर शाह जफर का जो है रिश्तेदारी में पड़ता था और अंग्रेज़ों ने हर तरह की भागदौड़ करी या कार्रवाई की, लेकिन उसके खिलाफ कोई औपचारिक सबूत भी नहीं मिला कि उसने अंग्रेज़ों के खिलाफ कोई इस तरह की बात की। उसके बाद भी क्या हुआ कि उस व्यक्ति को बेदखल कर दिया, रियासत उसकी भी छीन ली और उसको बेदखल करके लाहौर रहने के लिए उसको कहा गया और बाद में फिर उसकी पेंशन भी बंद कर दी गई। तो ये 4 प्रमुख रियासतें ऐसी थी जो 1857 में सीधे तौर पर अंग्रेज़ों से टकराई
और इनके शासकों को जो है अंग्रेज़ों के द्वारा फांसी दी गई या इनको जो है अपदस्थ करके और सभी की प्रॉपर्टी छीनी। जैसे राजा नाहर सिंह के परिवार को जो है वहाँ से बल्लभगढ़ से निकाल के और इनकी औरतों की जो धन संपदा है वो सारा कुछ क्लियर कर दिया और इनके परिवार को ये कहा गया कि आप सीही नामक गांव में रहिए जहां आपके पूर्वज, और हल्की फुल्की खेती और उस तरह की जिम्मेदारी की बात की। रहमान खान को इतना मौका भी नहीं दिया गया, उनकी औरतों को भी जेल में डाल दिया गया और उनका भविष्य क्या हुआ वो भी क्लियर नहीं है। इसी तरह से गुलाम अली अहमद के बारे में भी है कि उसके साथ भी क्या हुआ, किसी तरह की कोई जानकारी नहीं है। जहाँ तक अंग्रेज समर्थक रियासतों का सवाल है, इनमें जींद है, लोहारू है, छछरौली है, पटौदी है, दुजाना है, कुंजपुरा है, करनाल है, शांपला है, अशोदा है, बुढ़िया है। ये वो सारी रियासतें थी जो अंग्रेज़ों के साथ थी और इन्होंने अंग्रेज़ों की हर परिस्थिति में मदद की और बाद में इनको किसी न किसी रूप में इनाम दिया गया, इनको विशेष किसी न किसी तरह की पदवी दी गई। हालांकि इनके पास भी पावर नाम की कोई चीज़ नहीं थी, लेकिन इन सब को अंग्रेज़ों ने आज्ञाकारी दोस्त के रूप में स्वीकार करते हुए आगे बढ़ा। और जो हरियाणा के बाहर की रियासतें थी जिनका रोल हरियाणा की इस जनविद्रोह के दमन में था, उनमें पटियाला है, नाभा है, बीकानेर है, जयपुर है, अलवर है और कश्मीर है। हरियाणा के इस जनविद्रोह को दबाने के लिए आंतरिक तौर पर और बाह्य तौर पर कुछ रियासतें थी जिन्होंने खुले तौर पर सरकार का समर्थन किया और बदले में सरकार ने भी उनको उसी तरह से रिकॉग्नाइज किया, इनाम दिया गया, इनाम दिया। तो रियासतों के बारे में व्यापक तौर पर यही एक आइडिया है और वैसे अलग अलग रियासत पर अलग अलग बात और काम हो सकते हैं, लेकिन हमारा मकसद एक चीज़ को सार के रूप में प्रस्तुत करना है, तो मोटे तौर पर हम इस अंदाज से समझते हैं। तो रियासतें जब्त हुई और जो सत्ता के खिलाफ आवाज़ उठाने का जो परिणाम है वो भी साफ रहा और सत्ता को समर्थन करने का भी परिणाम साफ रहा। तो रियासतें जो है बिल्कुल भिन्न अंदाज में रही और हरियाणा के लोगों ने या हरियाणा के उस दौर के लोगों ने, भले वो लिख नहीं पाए या नहीं, लेकिन इन सारी बातों को रागणियों में, चुटकुलों में, गीतों में और किस्सों में ज़रूर जिंदा रखा। तो लोगों की नज़र में नाहर सिंह, अब्दुल रहमान खान, गुलाम अली जो अहमद हैं वो आज भी नायक हैं और उनकी विशिष्ट पहचान है और लोग मानते हैं कि उन लोगों का जो योगदान था वो वास्तव में वही था जो देश के लिए होना चाहिए और आज की पीढ़ियां भी इनसे प्रेरणा ले सकती है। जनमंच ने कोशिश की है इतिहास को आज आपके सामने रखने का। जिस दौर में व्हाट्सएप पे एक यूनिवर्सिटी चलती है, व्हाट्सएप पे कोई मैसेज चलता है और उसी को आप इतिहास समझ लेते हो, हमें कह रहे हैं कि हमारी जो हमने 10 या 12 वीडियो अपनी सीरीज में पेश किए हैं, इससे भी आप बहुत कुछ समझ सकते हो, लेकिन और भी व्यापक तौर पे समझने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। अपने आसपास के ऐतिहासिक जो जगह हैं उनको खंगालना पड़ेगा, तार्किक तौर पे उनका मूल्यांकन करना पड़ेगा, तभी कुछ हो सकता है। हमने एक छोटी सी जनमंच की तरफ से कोशिश की है जिसमें डॉक्टर साहब ने जो मदद की है वो अपने आप में अतुलनीय है। आज के दौर में टाइम निकालकर इतिहास को तार्किक तरीके से आज पेश करना, जब एक ऐसा माहौल है कि सच्चाई बोलना अपराध है, जब एक ऐसा माहौल है कि आप सच्चाई नहीं बोल सकते और इतिहास के साथ तोड़ मरोड़ पहले भी होती रही हैं और वर्तमान में भी हो रही हैं, उस दौर में इतिहास को एक अच्छे तरीके से रखना अपने आप में बहुत बड़ा काम है। हम ये सीरीज़ का हमारा आखिरी वीडियो था। भविष्य में अलग विषय पे अलग सीरीज हम दोबारा से शुरू करेंगे, चाहे वो डीएनटी का मसला है या दूसरे तीसरे कोई मसले हैं, उन पे हम सीरीज लेके आएंगे और यहीं हम समापन करते हैं। आगे फिर आपसे मुलाकात होगी। तो डॉक्टर साहब धन्यवाद आपका।